बात मैं तुम्हें बता दूं कि हमने एक डेरिवेशन करी थी, मुस्कान इज जॉइनिंग टू अस, यस नाउ। हमने बेटा एक डेरिवेशन करी थी, यहाँ पर लिखेंगे सारे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। उसमें हमने एक गलती कर दी है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमने जल्दी जल्दी में उस डेरिवेशन में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। वो भी मेरे को कैसे आइडिया मिला, आज अमीशा का एक मैसेज आया हुआ था न्यूमेरिकल को लेके। बाकी कोई बच्चा मेरे को ऐसे ज्यादा मैसेज नहीं करते, अमीशा पूछती है। और अमीशा ने एक न्यूमेरिकल पहले भी जो मैंने होमवर्क दिया था तो वो मेरे को उसी टाइम सेंड किया था, तो उसमें मुझे गलती नजर आ गई कि वहां पर अमीशा ने सही किया था वो न्यूमेरिकल, उसने जब मेरे को सेंड किया था वो बिल्कुल सही था। तो वहां पर एक हमने मिस्टेक कर रखी है, वो मेरे माइंड में एकदम से आई है। क्या मिस्टेक है, ध्यान से समझना। हमने वहां पर जो ई इक्विवेलेंट लिया हुआ है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ये एक सेल है, सबको ये याद होगा बेटा, आई थिंक। ये अभी की अभी मिस्टेक क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। देखो यहाँ पर जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर ये इक्विवेलेंट का हम बनाते हैं ई इक्विवेलेंट, तो इसको किसके बराबर लिखते हैं, याद करो, एन ई। ये Ne बन जाता है अगर n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं हमारे एक सीरीज में और m नंबर ऑफ रोज हैं। याद है या नहीं है, भूल गए? ठीक है, तो उसके अंदर पहले एक बारी मेरे को ये बता दो बेटा, वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर दिख रहे हैं? जल्दी से बताइए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। क्लियर है? देखो यहाँ पर ये होता था बेटा हमारा Ne, ठीक है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लिखते थे, ये कितना आता था बताओगे मेरे को? R इक्विवेलेंट हम कितना लिखते थे? एक्चुअल में हम निकालते थे 1/R इक्विवेलेंट, हम निकालते थे 1/R इक्विवेलेंट। पैरेलल में वो निकलता था हमारा, कितना निकलता था, NR और M/NR, ये निकलता था, यही निकलता था ना। अपने नोट्स में चेक करना, हमने M/NR लिखा होगा, वीडियोस में भी पहले जो वीडियोस हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देख लेना। तो हम लिखते हैं M/NR। एक्चुअल में गलती कहाँ कर दी, हम इसको रेसिप्रोकल करना भूल गए, बस ये मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी में कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR/M। ये गलत हो जाता है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये हो जाएगा NR/M। ये मिस्टेक क्लियर हुई है सबको जो हुई है हमसे? मिस्टेक क्लियर हुई है बेटा या नहीं? जल्दी बताएंगे कि हमने जो R इक्विवेलेंट लेना है, E इक्विवेलेंट आ गया हमारा Ne, ये है E इक्विवेलेंट, ये है R इक्विवेलेंट, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा, कैपिटल R। व्हाट दिस पॉइंट? ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो है वो ये सेट कर लें, ये वाला नहीं। सबको क्लियर हो गया ये बेटा? किसी को डाउट है तो बता दो। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? सही यस और नो? ठीक है। और उसके बाद हमने फिर न्यूमेरिकल किया था बेटा, जिसके अंदर गिवन था m into n 45 सेल्स थे, उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, देख लेना। इसी के साथ मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, तुम्हें होमवर्क में भी दिया था। m into n नंबर था 45, मैक्सिमम करंट की और मैक्सिमम पावर की, मैक्सिमम आई हो या फिर मैक्सिमम पावर हो, तो क्या कंडीशन लगती थी? कंडीशन होती थी मैक्सिमम करंट की या मैक्सिमम पावर की, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता था एक्सटर्नल के। ये कंडीशन मैंने तुम्हें समझाई भी थी, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान में देते हुए हमने यहाँ पर सॉल्व किया। हमने क्या गलती कर दी थी, हमने पहले अपना फॉर्मूला लिया था M/NR वाला, और वो आंसर पॉइंट्स में आ रहा था, वहीं पे मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही थी कि आंसर पॉइंट्स में क्यों आ रहा है। बट मैंने कहा चलो कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज को देख नहीं पाया उस टाइम पे, जल्दी जल्दी में ये चीज मिस हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो फिर मैंने आज इसको सही की है, तो थैंक्स फॉर दिस अमीशा, तुमने ये चीज मुझे दिखाई, नहीं तो ये इग्नोर हो चुकी थी, क्योंकि अब इतना ध्यान नहीं आता एकदम से कि हाँ वो पता चल जाए, क्योंकि हो चुकी है, उस टाइम ध्यान में आ जाए, बाद में निकल जाती है, स्किप हो जाती है माइंड से। चलिए ठीक है, तो अब हम NR/M करेंगे, 2.5 आएगा, स्मॉल r हमें गिवन है 0.5, तो उसको पुट करेंगे, इसका 10 कट हो जाएगा, करके ये आ जाएगा N/M = 5। हमेशा तुम्हारा यही आ रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे
n की वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहाँ से, n आ जाएगा 45/m, ये देखो n आ जाएगा 45/m, n को पुट कर दो 45/m, 45/m स्क्वायर हो गया, 5 से 5 कट गया 9, 9m स्क्वायर, m आ गया 3, m 3 आ गया, तो 45 से 3 को डिवाइड कर दो, n आ जाएगा 15, तो n आ गया 15। तो क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ ये छोटी सी मिस्टेक थी और हमारा पूरा न्यूमेरिकल गलत होता जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज को लेके। कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये। क्लियर है बेटा? तुम भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो इस चीज पे कि कहां पर क्या गलत हो रहा है। कई बार ये छोटी छोटी बातें हैं कि इक्विवेलेंट है वो हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, तो थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, ठीक है। तो कहते हैं एक से भले दो, यहाँ तो बहुत सारे हैं मेरे साथ, दो नहीं है। चलिए आगे चलें, स्टार्ट करें। पावर हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पावर को कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं वहीं से। मैंने ऊपर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आज का पावर के लिए, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मैं एक बार तुम्हें फॉर्मूला से रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल लिख लेंगे बेटा, ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको न्यूमेरिकल? चलिए राइट डाउन द न्यूमेरिकल। पावर के बेटा हमने क्वेश्चन करे थे यहाँ पर, आज कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे पावर के। पावर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था h = I²RT, एक ये फॉर्मूला बताया था। पावर के और कौन कौन से फॉर्मूला बनाए थे? I²R बनाया था, ठीक है, I²R था। और कौन सा था पावर का फॉर्मूला? V × I था, VI भी था, देख सकते हो, ठीक है। एक अभी और भी फॉर्मूला तुम्हें आएगा सामने, देखो क्या हो रहा है, बेसिकली ध्यान देना। I²R फॉर्मूला है, I²R, ठीक है। मुझे पता है ओम्स लॉ जो है V = वो IR है, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, I और R की जगह एक V लिख दिया। अब सेकेंड फॉर्मूला कैसे बनता है, या हम एक और पॉइंट भी मान सकते हैं, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, इस फॉर्मूले को तुम बेसिक फॉर्मूला मान के चलो, P = VI को, इसको तुम बेसिक मान लो कि दैट इज द वन बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करो, एक बारी V में ओम्स लॉ लगा दो, तो एक बारी V में ओम्स लॉ लगाओ तो वो हो जाएगा IR × I, तो वो बन जाएगा क्या, I²R, ठीक है। V में ओम्स लॉ लगाकर एक फॉर्मूला बना। अब क्या करो, एक बारी V में ओम्स लॉ लगा चुके हो, अब I में ओम्स लॉ लगा लो। तो इसमें I में ओम्स लॉ कैसे लगाएंगे, V = IR होता है, दिस इंप्लाइज I = what, V/R, ठीक है। तो पावर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अब किसमें लगाना है, I में, I की जगह लिखो V/R, V × V/R, तो ये हो जाएगा बेटा V²/R। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये, जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक बल्ब के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला V²/R यूज होगा, और वहां से हम रेजिस्टेंस निकाल लिया करेंगे अगर हमें पावर गिवन हो। तो ध्यान रखो बेटा, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें बेसिक पता हो, तो ये तुम बेसिक फॉर्मूला मान के चलो, दैट इज द वन बेसिक फॉर्मूला ऑफ द पावर। फिर V में ओम्स लॉ लगाओगे तो I² आ जाएगा, ठीक है। I में अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो पावर का ये V²/R आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला बेटा कब लगाया जाएगा, जब हमारी वोल्टेज कांस्टेंट होगी। छोटी छोटी चीजें लिखा करो, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगी, वेरिएबल नहीं होगी। वेरिएबल वोल्टेज में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये वाला फॉर्मूला कब लगाया जाएगा, जब हमारा I कांस्टेंट होगा। जैसे सीरीज में I चेंज नहीं होता, अगर सीरीज में I चेंज नहीं होता तो इस फॉर्मूले को ले सकते हो।
पैरेलल में भी चेंज नहीं होता तो इस फॉर्मूले को उठा सकते हो। तो थोड़ी पॉइंट याद रखो, वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अंदर भी ये फॉर्मूला भी कब लगाया जाता है, ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब I कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो बेटा पॉइंट्स लिखो अपने नोटबुक में, किसी भी तरह नोट करके लिखो, जैसे मर्जी करके लिखो, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, 25 तुम्हें बताओ, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, और वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पर I कांस्टेंट में हीट का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन द केस अगर I कांस्टेंट नहीं आया तो फिर कौन सा लगाएंगे वो देखते हैं। अगर अब तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ ऊपर वाले न्यूमेरिकल में, तो ऊपर वाला न्यूमेरिकल में एक्चुअल में I, ये जो I दिया हुआ है, I देख सकते हो यहाँ पर, ये कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, वेरिएबल दे दिया, यही बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। होल्ड करेंगे एक सेकेंड। ठीक है बेटा, आई होप कि समझ आ रहा है। हमें ये फॉर्मूलाज को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट एक रिवीजन थी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये थोड़ी बहुत पॉइंट्स जो हैं जो ये तुम लिख सकते हो, और जो मैंने बताया तुम्हें I कांस्टेंट का, V कांस्टेंट का, ये पॉइंट, ठीक है। तो जल्दी से बेटा मैसेज कर दो कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, ताकि मैं आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँ। सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? से यस और नो? हरी अप, बताते रहेंगे बेटा मैसेज करके। कुछ पूछ रहे हैं पूछ लो, क्लियर है ना? ओके, तो ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा, कब कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं, कब क्या कांस्टेंट होगा। ऐसा ना हो कि कहीं पर तुम्हारी वोल्टेज वेरिएबल हो और तुम वहां पे कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा के बैठ जाओ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बेटा, फिजिक्स में प्रैक्टिस ही काम आएगी तुम्हारे। चलिए न्यूमेरिकल को रीड करो बेटा, सॉल्व करेंगे फिर। हरिओम, रीड द न्यूमेरिकल। यस, वेरी गुड। न्यूमेरिकल में क्या है, अब वेरिंग करंट I, वेरिंग करंट ऑलरेडी बता दिया गया है, और मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, वो ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा। जैसे कि हमने पोटेंशियल के केसेस में फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहां पे वेरिएबल दे दिया जाता है, तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और तुम अगर देख रहे हो तो ये बहुत सिंपल सा तुम्हें इंडिकेशन मिल भी रहा है। कैसा इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर देखो टाइम की लिमिट दे रखी है। अगर टाइम की लिमिट दी हुई है तो इंटीग्रेशन में तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे अपनी, गॉट दिस पॉइंट। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन दिस लिमिट। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर चेक करो क्या जो तुम्हारा करंट है, करंट किस चीज का वेरिएबल है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो करंट वेरिएबल है 2 + 3t। t का मतलब टाइम, टाइम की वैल्यू चेंज होएगी तो करंट की वैल्यू चेंज होएगी। तो टाइम की एक रेंज है, कितनी रेंज है तुम्हारे पास टाइम की? 0 से 2 सेकंड की रेंज दी हुई है। तो उस रेंज के अंदर अंदर, उस लिमिट के अंदर अंदर दोनों से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो वेरिंग करंट दिया हुआ है, इस पास थ्रू अ रेजिस्टर 2 ओम के रेजिस्टर से पास हुआ, फाइंड द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टर। अब प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है ये मेरे को तुम्हें बताना है कि यहां पर तुम H = I²RT का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो रीजन कौन बताएगा कि क्यों नहीं लगा सकते? रीजन ये है कि इसके अंदर I कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर I वेरिएबल है। अब फिर हीट जनरेट कैसे निकालें? हीट जनरेटेड का एक फॉर्मूला तो था तुम्हारे पास, जूल लॉ ऑफ हीटिंग का, दैट इज कॉल्ड द जूल लॉ। तो अब क्या करें बेटा? अब सिंपल है कि अब हम यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, लिख भी लेना बेटा एक बार कि यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, I = 2 + 3t एम्पियर, ठीक है। और क्या क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 2 ओम का, और टाइम की रेंज गिवन है तुम्हें, हीट तुम निकालोगे, टाइम की रेंज गिवन है तुम्हें कितनी, t0 से लेके 2 सेकेंड, ये गिवन। ये तो सिर्फ गिवन डेटा है सर, दिस ऑल आर गिवन, दिस ऑल आर गिवन, ठीक है।
सॉल्व कैसे करें? वी कैन नॉट यूज हियर h इज इक्वल टू i स्क्वायर rt बिकॉज़ हियर i इज अ वेरिएबल। तो नोट करके कहीं पे इस चीज को लिख देंगे इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे इस न्यूमेरिकल को तो तुम्हारे माइंड में फिर ये पॉइंट आएगा कि यहाँ पे सर ने h इज इक्वल टू i स्क्वायर rt का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि नोट h इज इक्वल टू i स्क्वायर rt कैन नॉट यूज। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ये है फॉर कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट i, ठीक है, देयरफॉर कैन नॉट यूज, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ये चीज बेटा जरूर लिख लें ताकि जब तुम रिवीजन करो तो तुम्हें इस चीज का पता हो। यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। इतने पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड की नीड है इस टाइम। तो फिर बेटा कैसे करें, बताओगे कैसे करें? बहुत सिंपल है। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं देखो बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, डबल स्टेप हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ जी बेटा, आई का इंटीग्रेशन मत करो। आई का इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ना। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ? मैं वैसे कर देता हूँ, बताओ। मुझे अपने आइडियाज बताया करो, तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है वो मुझे बताओ। बताओ बेटा, अक्षित बताओ, हरियम। आई का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो आई का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू करोगे टाइम के। तो टाइम में और आई में रिलेशन क्या है बताओ? अक्षित, अगर तुम आई का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे ना, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तुम्हें आई में और टी में एक रिलेशन चाहिए। आई और टी में क्या रिलेशन है? चार्ज तो गिवन है नहीं। तुम कहोगे कि चार्ज का रिलेशन है, चार्ज गिवन नहीं है, तो आई और टी का रिलेशन कहां से लेकर आए? रिलेशन होगा तो इंटीग्रेशन होगा, फॉर्मूला होगा तो इंटीग्रेशन होगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लेंगे अपना h का ही। बोलो बोलो बेटा बोलो। I इक्वल टू h बाय t भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज हो गया उसके में तो हीट इक्वल आ जाएगा। बेटा h कहां से लेकर आओगे? h तो निकालना है, क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? तुम्हारा टारगेट क्या है? देखो टारगेट क्या है, हीट तो निकालनी है। अक्षय तुम पॉइंट को समझो कि हीट निकालनी है। हीट अगर निकालनी है तो उसको कैसे लोगे? h बाई टी नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर सुनो, एक मेरा पॉइंट सुनो, और हमेशा सारे बच्चे ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, और हमेशा हमेशा के लिए उस पॉइंट को अपने माइंड में रखो। हमेशा उस कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड में फिक्स कर लो। क्या कंसेप्ट है? पहले भी हमने बहुत बार की है। अगर कोई चीज वेरिएबल है, देखो ध्यान से देखना, ये करंट वेरिएबल है, लेकिन किस रेंज में? इसकी लिमिट है वेरी करने की 0 से 2 सेकंड। अब 0 से 2 सेकंड वो वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर देखना, एक सेकंड में यहाँ पर तुम्हें ट्राई करता हूँ अपने लेवल पे कि तुम्हारे माइंड में ये कंसेप्ट फिक्स हो जाए। ये एक चीज है, ये वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट नहीं है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, दैट इज अ कांस्टेंट, बट इट इज अ वन वेरिएबल। ये दो रास्ते बनाए हैं मैंने, दैट इज द वन पाथ नंबर 1, ठीक है, ये पाथ नंबर 2 है। ये A से B तक जा रहा है और ये पाथ भी मेरा A से B तक जा रहा है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को क्लियर रखना बेटा थोड़ा सा, कि इसको मैं बोलूंगा दैट इज द वन कांस्टेंट पाथ एंड दैट इज द वन वेरिएबल पाथ। अब दूसरी बात भी सुनना, जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं कांस्टेंट वाले, जो फॉर्मूलाज है जो कांस्टेंट में यूज करते हो, उसी को तुम वेरिएबल में यूज कैसे करते हो? ये तुम्हारी ट्रिक होती है फिजिक्स में। हम कहते हैं कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना लो। हम कहेंगे जो वेरिएबल चीज है उसको हम कांस्टेंट कैसे बना लें? तो उसका रीजन और उसका आंसर है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करो। अगर मैं इस पाथ के बहुत छोटा सा कोई एक टुकड़ा ले लूं, देखो मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, क्या ये भी वेरिएबल है? छोटा सा टुकड़ा, इसमें तो स्ट्रेट लाइन आएगी ना। ये वाला चीज समझ आई या नहीं आई? अगर मैं इस पाथ का कहीं पर भी ले लूं, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर मैंने कहीं और छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? मुझे जल्दी से कमेंट करो बेटा कि समझ आया ये पॉइंट,
कि ये वेरिएबल पार्ट का अगर मैं बहुत छोटा छोटा टुकड़ा ले लूं, छोटे छोटे पार्ट्स कर दूं, तो वो क्या बन जाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब वो भी एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, वो भी कांस्टेंट बन जाएगा। फिर ऐसे छोटी छोटी जितनी भी इसमें लाइंस हैं उन सारों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो दैट मींस देखो ये स्ट्रेट लाइन को तुम क्या ट्रीट करोगे, इस स्ट्रेट लाइन को तुम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे या एज अ वेरिएबल ट्रीट करोगे? तो आंसर है कि इस स्ट्रेट लाइन को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो कांस्टेंट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट कि उस कांस्टेंट वाले फार्मूले के आगे हम क्या लगा देंगे, डी। डी का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, उसका बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया तुमने, ठीक है। फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट से क्या होता है, इंटीग्रेट से ऐसे छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और वो फिर एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाता है। कहने का मतलब ट्रिक सेट करो माइंड में कि कांस्टेंट वाले फॉर्मूले को ही वेरिएबल में यूज करो, लेकिन क्या लगा के, डी लगा के। डी का मतलब क्या, तुमने उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए। क्यों बनाए छोटे पार्ट? क्योंकि वो छोटा सा पार्ट एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। छोटे से पार्ट में तुम वेरिएशन शो नहीं कर सकते। अब मैं कहूं कि पूरा रास्ता वेरिएबल है, वेरिएबल पाथ है, तो ये छोटे से रास्ते में वेरिएशन थोड़ी ना मैं दिखा सकता हूं, इसको तो कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा। तो 0 से 2 सेकंड के अंदर तुम वेरिएशंस दिखा सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूं 0.1 सेकंड का लो, 0.1 सेकंड में शायद तुम वेरिएशन ना दिखा पाओ। तो मतलब मैं अगर dt ले लूं तो dt के अंदर क्या होगा, dh हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अक्षित और बाकी स्टूडेंट भी मुझे ये बताओ, ये कांसेप्ट माइंड में सेट हुआ तुम्हारे या नहीं? नॉट फॉर ओनली दिस न्यूमेरिकल, फॉर कंप्लीट फिजिक्स। फिजिक्स में ये कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कि जहां पर भी ऐसे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे करना है। अक्षित क्लियर है ना? बाकी सबको क्लियर है बेटा ये कांसेप्ट? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कि ये हमें एक ट्रिक रखनी पड़ती है अपने पास, तभी हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज वन ऑफ अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर फिजिक्स। जो इंटीग्रेशन है वो एक फिजिक्स का बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए कि हम इतने कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब तो तुम खुद भी सॉल्व कर लोगे जिसको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना आता है। तो देखते हैं कैसे होगा। एक सेकंड देंगे मुझे। यस, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास देखो फॉर्मूला है h = I²RT का, पर मैं कहता हूं ये कांस्टेंट के लिए, इसको वेरिएबल के लिए बना दो। तो वेरिएबल के लिए बनेगा dh और ये हो जाएगा dt। सेट हो गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है। dh = I²RT। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमें भी पता आप करना, क्योंकि i की तो वैल्यू है हमारे पास, उसका स्क्वायर ले लेंगे अगर i की वैल्यू है तो r इज अ कांस्टेंट, dh = r, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 + 3t का स्क्वायर dt। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये dh स्मॉल हीट निकल गई है dt टाइम के लिए। अब dt टाइम के लिए क्या वेरिएशन आ सकती है हीट में? तो आंसर करो, क्या dt टाइम के लिए वेरिएशन आ सकती है? से यस और नो। सिर्फ स्मॉल इंटरवल में, ये dt इंटरवल में क्या इस dh में कोई वेरिएशन आएगी? नहीं आ सकती। क्यों? ये हमने एक बहुत स्मॉल पार्ट ले लिया। सॉरी, यस ना, यहां तक हो गया। अब मुझे क्या करना, कंप्लीट हीट निकालनी है, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dh को। अब dh को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो dh की वैल्यू है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, r 2 + 3t का स्क्वायर dt। लिमिट लगा दो 0 से 2, तो ये h मिल जाएगा। h हमको निकालना है, तो r को बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। h 0 to 2 + 3t का स्क्वायर dt। स्क्वायर ओपन करना है इसका। बेटा यहाँ कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। 0 से 2 तो ये हो जाएगा 4 + 3² 9 t² + 2 2 4 3 12 t dt।
ये ठीक ओपन किया, चेक कर लेना बेटा, जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स हो जाती हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें देखते रहा करो। हमारा काम होता है कंसेप्ट्स देना, और कई बार कैलकुलेशन अप डाउन हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो आ जाओ आगे। अब बेटा इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना किस किस को नहीं आता? अच्छा, सिर्फ मैं अपने आप आइडिया लगा लूंगा कि तुम्हें इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता। मुझे ये बताओ 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? जिसने इस 4 का इंटीग्रेशन का आंसर दे दिया मतलब उसको इंटीग्रेशन आता है। और माइक ऑन करके बताना, कमेंट मत करना इसमें, जल्दी बताओ बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। यस, हरी अप हरी अप। किसी को नहीं आता 4 का इंटीग्रेशन? ओह माय गॉड, दैट मींस आई हैव टू डू दिस। मैं सोच रहा था मैं ये पार्ट स्किप कर देता हूं। अरे बाप रे, अरे तुम्हें कांस्टेंट इंटीग्रेशन 40 गौतम, वेरी गुड गौतम, सिर्फ एक गौतम का इंटीग्रेशन आता है 40, वेरी गुड गौतम, वेरी नाइस। बाकी बच्चे अब इंटीग्रेशन की क्लास लगाएं। क्लास लगाने से अच्छा है कि जो वीडियोस हैं YouTube पे इंटीग्रेशन की +1 क्लास की वो देख लो। +1 क्लास में इंटीग्रेशन की वीडियोस डली हुई है, डिफरेंशिएशन की वीडियोस डली हुई है। एक लेक्चर ही तुम्हारे लिए काफी है, पूरी 12th क्लास का इंटीग्रेशन खत्म कर देगा वो। मैं कह रहा हूँ हमेशा, अगर तुम कह रहे हो कि तुम इंटीग्रेशन में कमजोर हो, वीक हो, तो क्या करो, +1 क्लास की वीडियोस में जाओ। +1 क्लास में मैथमेटिकल टूल्स की वीडियोस है, ठीक है, वहां पर तुम इंटीग्रेशन पार्ट की वीडियो चेक करो, और एक वीडियो ही तुम्हें क्या होगा कि कंप्लीट इंटीग्रेशन सिखा देगा। तो कंप्लीट देखो ना बेटा वीडियो, उसमें पहला स्टेप क्या है उस वीडियो में? फर्स्ट स्टेप तुम्हें इंटीग्रेशन का यही दिखा रखा है कि कांस्टेंट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो जो कांस्टेंट है ना उसके साथ वेरिएबल लगा दो जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ पर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसके साथ लग जाएगा t, ठीक है। देखो कैसे, h = r। अब जब इंटीग्रेशन का साइन फॉर्मूला लगा रहे हो तो साइन मत लगाना। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन नहीं लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा बेटा 40। अब 9 प्लस, ठीक है, 9t² का इंटीग्रेशन करना है मुझे। 9t² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो 9 तो एज इट इज रहने दो, तो t² का इंटीग्रेशन होगा, t की पावर ऐड हो जाएगी और वही डिवाइड हो जाएगी। जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उसी को डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो 12 का कैसे इंटीग्रेशन करें? 12t का इंटीग्रेशन, t की पावर है ना, तो एक पावर ऐड कर दो और सेम से डिवाइड कर दो। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कट के 6 आ जाएगा, या फिर रहने दो 12 ऐसे रहने दो। और पीछे अब dt लगाओ, नहीं dt मत लगाना, लिमिट लगा दो 0 से 2। तो t में देखो 0 वाली लिमिट को तो पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 की लिमिट पुट होएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट क्या करोगे, तो 0 0 0 आएगी, ठीक है। तो कर लो आगे सॉल्व बेटा इसको अच्छे से, जो कटिंग करनी है कटिंग कर लो, जो सॉल्व होगा सॉल्व कर लो। तो h निकालना है r, 4 आ जाएगा कितना बेटा, 4 × 2, 4 × 2 8, ये हो गया 3, और 2 का क्यूब होता है कितना, 2 का, एक सेकंड वेट, 24 प्लस क्यूब 3, 24 then 6, 2 2 4 6 अगेन 24। चेक करो बेटा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने t में लिमिट लगाई है 2 की, t की जगह 2 पुट की है, ठीक है, और ये कैलकुलेट किया है, तो ये आ गया हमारा। रेजिस्टेंस गिवन है ना, 2 ओम गिवन है, हीट निकाल लो बेटा। 2 × में 56, 2 × में 56, आगे क्या आएगा, आंसर आ गया हमारा 112 जूल, हीट आ गई 112 जूल। अब यहाँ पर किसको क्या समझ नहीं आया जल्दी बताओ, फिर आगे करें। अरे अब क्लियर है ये पॉइंट? दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू ऑल? चलिए, इंटीग्रेशन क्लियर होनी चाहिए और इंटीग्रेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाओ बेटा। अब तो तुम्हें बहुत टाइम भी मिल रहा है, तो प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है।
देखो मैं तुम्हें सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। सिंपल सा फंडा ये है, अब तुम्हारे पास जो भी बुक है आई डोंट नो, मैं तुम्हें बुक्स की इमेजेस सेंड कर दूंगा, मैं इतना कर सकता हूँ, आज भी कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस, जो बच्चा खुद प्रैक्टिस कर रहा है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहता है, अगर देखो तुमने क्लियरली, बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, कुछ उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। अब मेरे पास इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो जो भी कह लो कि हम घर पे हैं और अभी स्कूल खुल जाएंगे 1 जुलाई से हमारे, फिर हम तो ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हो जाएंगे। अगर तुम्हें कंपटीशन में जाना है, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ बेटा, कंपटीशन में जाना है तो HC वर्मा को पी जाओ। और कुछ मैं जो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ रिलेटेड टू HC वर्मा और अदर्स 10 इयर्स को यूज करके मैं जो न्यूमेरिकल्स उठाता हूँ, तो उनको और HC वर्मा को तुम्हें पीना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा अगर कंपटीशन में जाना है तो। ओनली फॉर जेई एंड जेई मेन एंड एडवांस, नीट वाले तो ऐसे कर जाते हैं काम, नीट में इतना जरूरत नहीं है, नीट में फिजिक्स में तो फिर भी जरूरत पड़ेगी HC वर्मा, बट लो लेवल की। जेई मेन्स और जेई एडवांस अगर तुम जाना चाह रहे हो तो HC वर्मा पी लो, बट फॉर CBSE HC वर्मा को देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम प्योरली एंटायरली अपनी स्टडी CBSE के लिए करना चाहते हो, उसमें एक अच्छे से परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, तो उसको HC वर्मा देखने की तुम्हें नीड नहीं है। उससे ज्यादा तो कंटेंट में तुम्हारा CBSE से ज्यादा कंटेंट रिलेटेड टू जेई मेंस नॉट फॉर एडवांस मैं कवर कर दूंगा। नीट के लिए 101% यही कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर ध्यान से तुम फिजिक्स कर रहे हो, नीट मैं कवर कर दूंगा 101%, जेई मेंस भी कवर कर दूंगा, लेकिन एडवांस तक पहुंचने में हमें टाइम ज्यादा चाहिए, इतना हम तुम्हें टाइम दे नहीं पाते हैं, ठीक है। उसमें तुम्हें भी डाउट्स क्लियरिंग का टाइम चाहिए होता है। तो और HC वर्मा, और जो बच्चा CBSE के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत कंपटीशन में भी रहना चाहता है और CBSE तो करना ही चाहता है, तो बेस्ट है उसके लिए अरिहंत। अरिहंत की बुक उठाओ, अरिहंत में जो भी उन्होंने क्या किया हुआ, मैं वैसे नहीं भी है बुक तो टेंशन नहीं लेने की, कल तुम कोई पेरेंट्स को तंग करने लग जाओ कि हमें बुक लेनी है अरिहंत की, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अरिहंत में हर चैप्टर के बाद CBSE के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें वो क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के भेजे थे, चैप्टर फर्स्ट का भेजा था, क्वेश्चन याद है तुम्हें या नहीं, लेकिन किसी ने मुझे सॉल्व करके नहीं सेंड किए, लेकिन मैंने तुम्हें वो क्वेश्चंस की पिक्स जरूर सेंड करी थी अरिहंत की, ठीक है। ऐसे मैं हर चैप्टर की तुम्हें पिक्स सेंड कर दूंगा। उस पिक्स को क्या करो, अपने गूगल ड्राइव में रखो, कहीं पर भी ऐसे स्टोर कर दो जो डिलीट ना हो, ठीक है। ऐसे ही जरूरत नहीं कि फोन में कहीं पड़ी है फिर कभी डिलीट हो गई फिर ढूंढ रहे हो, नहीं, गूगल ड्राइव में चैप्टर वाइज उसका फोल्डर बना लो, या जैसे भी तुम स्टोर कर सकते हो अपने सिक्योर प्लेस पर, सिक्योर डेटा कर लो उसको, और उस टाइम उन पिक्स को देखो और उनके न्यूमेरिकल्स को करो। तुम्हें आइडिया क्या, तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि हाँ CBSE तो हम कर जाएंगे, कोई क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा ही नहीं, 100% कवरेज हो जाएगी। अगर किसी को 101% कंपटीशन कवरेज चाहिए तो HC वर्मा उठा लो, और CBSE की कवरेज चाहिए अरिहंत उठा लो, ठीक है। बेस्ट बुक्स हैं, हर चीज कवर अप कर लेंगे, बाकी हमारे ये लेक्चर्स ही कवर अप कर देंगे तुम्हारे। लेकिन है क्या, पॉइंट कहाँ पर आता है, पॉइंट आता है डेडिकेशन पे। तुम डेडिकेट हो जाओ अपनी स्टडीज को लेके, क्योंकि तुम लेक्चर्स देखने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ करते हो, मैं वो देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, दैट इज द लैक ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें अरिहंत रिकमेंड कर रहा हूँ कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे को अरिहंत अच्छी लगेगी पढ़ने में। जिसके पास MBD है तो वो MBD भी कर ले, बुक्स का कोई रोल नहीं है, NCERT भी नहीं कर रहे हो तुम तो बेटा, NCERT के तो डाउट्स में से क्लियर करो एक बार, NCERT तो तुम्हारी हंस के हो जाएगी। अगर तुम एडिशनल नहीं सिर्फ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हो, NCERT तो कंप्लीट करके दो मुझे, मैं एक्स्ट्रा करवाऊँ। अगर तुम मुझे NCERT के भी डाउट्स नहीं ले रहे, फिर मैं एक्स्ट्रा कहाँ जाऊँगा बताओ। मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए नवे क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आऊँ, पर तुम अपनी ना डेडिकेशन नहीं दिखा रहे। तो स्टार्टिंग में बच्चा मोटिवेटेड होता है +2 क्लास में, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो घर बैठे, बहुत कुछ, तो उसे करो, अच्छे से करो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे इतने सारे डाउट्स तुम्हारे पास कलेक्ट हो जाए कि मुझे पूरा एक डाउट सेशन लेना पड़ जाए। तो इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ तुम करो, अच्छे से करो, अरिहंत में से करो, MBD में से करो, NCERT तो करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, चाहे NCERT तो करो, और मेरे ये जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है ये कर लो, कंसेप्ट मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, और मुझे एक पॉइंट अच्छे से पता है, वो कंसेप्ट मैंने तुम्हारा बिल्कुल करवाना, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर करवाऊंगा उस कंसेप्ट को। एक कॉन्टिन्यूटी में रेजिस्टर्स लगे होते हैं, कई बार ऐसे क्यूब बना होता है, ठीक है, ये क्यूब आ जाता है और इस क्यूब में हर जगह रेजिस्टर लगा रहता है,
ये एनसीईआरटी में भी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सारे कांसेप्ट्स अभी हमारे कवर होंगे बट एट एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस को मैंने अभी टच नहीं किया, वो मैं लास्ट में लेकर आऊंगा जब तुम्हारा पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझ आया बेटा तुम्हें कि कैसे पढ़ना है? ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, फिजिक्स इज अ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा तुम्हें भी पढ़ने का, फील के साथ पढ़ो। ठीक है, बाकी कल करते हैं। तो सुबह 6 बजे की क्लास है बेटा तुम्हारी, लाइट अगर आती रही तो सुबह 6 बजे की क्लास रहेगी। कई बार लाइट का कट हो जाता है तो फिर मैं पीसी वगैरह ऑन नहीं कर पाता, तो वाईफाई ऑफ हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है बेटा, टेक केयर, ओके। ओके बेटा, बाय। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन द हीटर। तो हीटर के अंदर करंट निकालने के लिए बेटा हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बेसिक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, दैट इज वन बेसिक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V इनटू I। ठीक है, पावर ऑलरेडी गिवन है 1 किलोवाट, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये गिवन डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। पावर है 1000 वॉट हो जाएगा, किलो से 1000 में आ गए, और वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। ठीक है, तो पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, करंट निकल गया 50/11 एम्पियर, 4.5 एम्पियर आ गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, करंट कैसे निकलेगा। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, 10th में भी आते थे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे तो। सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज किया ये वाला, मैं बॉक्स बना रहा हूं, फार्मूले पे चेक करते रहो। ये फार्मूला यूज होगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I ऑलरेडी निकल चुका है, देख सकते हो। ठीक है, P तुम्हारे पास गिवन है। हाँ, इसमें बेटा एक काम करते हैं, कैलकुलेशन अगर इजी करनी है तो I को क्या लिखते हैं देखना। बेसिकली बेटा ये एक ट्रिक होता है, ध्यान रखना इस ट्रिक का, जो बहुत काम आता है हमें कॉम्पिटिशन में भी। वो ये ट्रिक है कि हमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो एट द लास्ट करेंगे। ठीक है, एट द लास्ट करने से क्या होगा कि एट द लास्ट कैलकुलेशन करने से हमारे पास कुछ कट होना होगा तो कट हो जाएगा, जो रह जाएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बार बार कैलकुलेशंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे क्या होता है कि हम एफर्ट्स तो लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर एफर्ट्स लगाए, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी। कैसे नहीं थी वो चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मैं यहाँ पर I की वैल्यू ये वाली पुट करूंगा तो इजी रहेगा, देखना। अब मैं I की वैल्यू 100/22 पुट करता हूँ, 100/22 मल्टीप्लाई 100/22 इनटू में R निकालना है, 1000 हमारे लिए पावर है, तो 3 0 कट हो जाएंगे, लो 3 0 कट हो गए। अब क्या रह जाएगा, 22 into 22 divided by 10 is equal to R। 22 का स्क्वायर होता है 484 divided by 10 is equal to आ जाएगा 48.4 R। Is it clear? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको कि हमें इतनी कैलकुलेशंस भी करने की नीड नहीं होती, हम एट द लास्ट कर देते हैं कैलकुलेशन। चलिए, यहाँ पे तो मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया और ये करंट निकला हुआ है, रेजिस्टेंस निकल गया, 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट बताओ बेटा मेरे को। बच्चा थर्ड पार्ट में कंफ्यूज हो जाता है, क्यों कंफ्यूज हो जाता है मुझे नहीं पता। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द हीटर। हीटर के अंदर कितनी पावर यूटिलाइज हो रही है वो तो ऑलरेडी दी हुई है 1 किलोवाट। तो थर्ड पार्ट हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, गिवन डेटा में है। तो थर्ड पावर में जो पावर लिखी है ये 1000 वॉट, ये रहा थर्ड केस। लिखते जाओ साथ साथ इसको, ठीक है। अब थर्ड केस तो ऑलरेडी सॉल्व था, गिवन था, सिर्फ तुम्हें उस चीज को कैच करना था। चलो फोर्थ पे आते हैं, हाउ मच हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन कैलोरीज में बताना है पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड में। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए
कि ये रिलेशन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को नोट कर लो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। रिलेशन के बाद हमें देखो करना क्या है, हीट निकालनी है। देखना कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि काफी लेंथी फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया ये वाला, ठीक है। क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा तुम, आई स्क्वायर आर हो या बी आई हो, दोनों की बात सेम है। तो मतलब यहाँ पर मैंने आई आर को वी पुट कर दिया। ये काम करते हो ना, इसमें से एक आई आर निकालते हैं, उसको वी पुट कर देते हैं ओम्स लॉ के कारण, तो एक आई बच जाता है, वी आई बन जाता है। यहाँ पर भी मैंने वही किया, आई स्क्वायर आर की जगह वी आई पुट किया इजी करने के लिए, क्योंकि वी आई का मतलब होता है पावर, और ऑलरेडी पावर तो गिवन है ना तुम्हें। कितनी पावर गिवन है, 1000। तो ये ऐसे बन जाएगा बेटा, देखो H इज इक्वल टू P इंटू टी। H आ जाएगा P इंटू टी। अगर इतने काम नहीं करने तो क्या करो, फिर वो माइंड चलना चाहिए तुम्हारा। ये मैं इस प्रोसेस पे क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हीट प्रोड्यूस, और जब हीट प्रोड्यूस लिखा आता है तो तुम्हारे माइंड में ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो उसको मैं इजी करना सिखा रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो। यहाँ पर देखना, वेट, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, पावर का। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क या एनर्जी अपॉन में, एनर्जी लिख लेता हूँ, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या हो जाता है, P इंटू टी। डायरेक्ट P को T से मल्टीप्लाई कर दो। अब पावर तो दी हुई है 1000 वॉट, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो P है 1000, टाइम है 1 सेकेंड। तो हीट कितनी आ गई यहाँ पर बेटा, तो हीट आ गई तुम्हारे पास 1000 जूल। ये आंसर आया जूल में, ये आंसर आया 1000 जूल में। हमें निकालना है कैलोरीज में, तो हमें ये पता है कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, 1000 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 इंटू 1000। तो आंसर आ गया बेटा यहाँ पर हमारा। आंसर कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। हीट का आंसर आ गया हमारा 1000 डिवाइडेड बाय 4.2, पॉइंट का भी 0 ऊपर लगा देता हूँ। ये आ गया बेटा इतने कैलोरी, ये आंसर। बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मैं कल करवा रहा था जो तुम्हें, वही क्वेश्चन है। अब जल्दी से बेटा मेरे को पहले मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट।